ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, इस वीक हम लोग पॉलिटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे बड़े टाइम से पॉलिटी हुई भी नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास हुई है अभी तक। और इस वीक वैसे भी हमने हमारी आज की क्लास है, कल भैया दूज की वजह से भी ऑफ रहेगा, और फिर हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, और सैटरडे को तो आप जानते हैं क्लास का शेड्यूल नहीं होता, टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस वीक हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ेंगे। एक दो दिन बचे हैं आपके क्लासेस के इस वीक के, तो हम लोग पॉलिटी कवर करेंगे इसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। लास्ट टाइम हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, है ना। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है भाई? तो प्रस्तावना में लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly constituted India into a sovereign socialist secular democratic republic and give its citizens to equality, liberty, fraternity, social, economic and political justice, and we the people of constituent assembly adopted the constitution as dated on 26th November 1949 and give themselves to the constitution। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रस्तावना है भाई। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य हैं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता, उदारता, भाईचारे का जो है प्रदान करता है। और हम भारतीय संवैधानिक सभा के सदस्य भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाते हैं और अपने आप को इस संविधान के प्रति क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा गया। हमने लास्ट टाइम आपको क्या बताए थे? प्रस्तावना के 5 शब्द बताए थे, है ना। कौन कौन से? सोवरेन, सोशलिस्ट। इनका क्रम भी याद रखिएगा, कई बार तो क्रम आ जाता है पेपर में कि प्रस्तावना के शब्दों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है सोवरेन, फिर आता है सोशलिस्ट, फिर आता है सेकुलर, फिर आता है डेमोक्रेसी, और फिर आता है रिपब्लिक। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में ज्यादातर इनके मतलब पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है यहाँ से वो क्या बनता है? वो मीनिंग को लेकर के बनता है। ठीक है, अब इनके मतलब समझने हैं कि सारी चीजें हैं क्या। और आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में भी काउंट होती हैं ये सारी की सारे वर्ड्स। ठीक है, जिसमें बदलाव भी नहीं हो सकता किसी भी तरह। ये आप लोग सब लोग ये चीजें जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सॉवरेन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता या संप्रभु सत्ता। ठीक है, तो संप्रभुता या संप्रभु सत्ता इसका मतलब होता है सॉवरेन का। ठीक है, तो सॉवरेन का शब्द का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन वो कहा है ना कि भाई साहब जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है तो फिर इंसान की तो औकात ही क्या है ना। तो एक दिन ऐसा भी आया जब क्वीन विक्टोरिया का अंत हुआ। इस विश्व में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे आप कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, द्वितीय विश्व युद्ध, तो भाई अंग्रेजों ने देखा कि युद्ध तो वो जीत चुके हैं, लेकिन ना तो उनके पास पैसा बचा है और ना इतनी ताकत बची है, क्योंकि युद्ध फ्रंट में सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी आधी से ज्यादा सेना मारी जा चुकी थी। अब ना तो अंग्रेजों के पास इतना पैसा बचा था और ना इतनी ताकत बची थी कि वो दुनिया पर राज कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? दुनिया के ज्यादातर देशों को आजादी देनी स्टार्ट कर दी, जिसमें भारत भी था। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, अंग्रेजों ने सोचा कि यार जाते जाते कुछ मिल जाए तो क्या बुरा है, जाते जाते भी अगर कुछ मिल जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा ऐसा कि जाते जाते भी भैया अगर कुछ मिल जाए तो क्या। तो अंग्रेजों ने ना दो तरह की आजादी देनी देशों को स्टार्ट करी उस समय पर। पहला तो अंग्रेजों ने दिया डोमिनियन स्टेटस। पहला क्या दिया अंग्रेजों ने? डोमिनियन स्टेटस। अब आप कहेंगे सर ये डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आधी आजादी। इसका मतलब होता है आधा शासन देना भारत को। ठीक है, क्या देना? आधा शासन। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में से अगर डोमिनियन स्टेटस भारत को देती है तो अपनी फोर्सेस तो हटा लेगी, यहाँ से अपनी सेना तो लेके चली जाएगी वापस। मतलब हम फिजिकली तो स्वतंत्र हैं लेकिन हम मानसिक तौर पर स्वतंत्र नहीं होंगे। अब डोमिनियन स्टेटस में क्या होगा कि हमें कुछ भी पूछना पड़ेगा, कुछ भी करना होगा अपने देश में तो रानी से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई हमने मान लो सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, तो हमें रानी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हमने नोटबंदी करी, हमें रानी से पूछना पड़ेगा।
हमने अपने देश में जीएसटी लागू किया तो हमें रानी से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे कि आज की डेट में हम कहीं भी अपने नेशनल जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं उसमें जनगण मन गाते हैं, तो उसमें लॉन्ग लिव द क्वीन गाना पड़ेगा, जनगण मन की जगह पे अपना नेशनल एंथम नहीं गा सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, समझने बात को, मतलब कुछ भी करना हो देश में तो रानी से इजाजत ले, ठीक है। इसे कहा गया डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। अब इसका फायदा भी था, इसका फायदा ये था भाई हम क्यों करेंगे, अंग्रेज चले गए तो उनका इतना हम क्यों करेंगे। देखो इसका फायदा ये था कि अंग्रेज जाने के बाद भी हमें पैसे भेजते रहेंगे, हमारी मदद करते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण हमारे देश के ऊपर ना मान करके ब्रिटिश क्वीन के ऊपर माना जाएगा, और ब्रिटेन की सेना तुरंत क्या करेगी, सैनिक भेज के हमारी मदद करवाएगी। या कोई और देश हमें गुलाम बना लेता है तो फिर भी ब्रिटेन का वो रहेगा कि ब्रिटेन उससे लड़ करके हमें क्या करेगा, स्वतंत्रता दिलाए। अब ये था डोमिनियन स्टेटस का फायदा। अब कुछ तो बड़े डरपोक देश थे इस दुनिया में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, तो इन्होंने तो डोमिनियन स्टेटस को अपनाया और आज भी ये डोमिनियन स्टेटस पर ही। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का झंडा देखते हो ना तो ऑस्ट्रेलिया के झंडे में छोटा सा आपको न्यूजीलैंड इंग्लैंड का झंडा दिखाई देगा, अभी भी देख लीजिए चाहे गूगल करके, ठीक है। न्यूजीलैंड का झंडा देख लीजिए, न्यूजीलैंड में भी आपको क्या दिखेगा, ब्रिटेन का झंडा दिखेगा। कनाडा का झंडा उठा के देख लीजिए, वहां भी उसमें भी छोटा सा क्या दिखेगा, ब्रिटेन का झंडा, क्योंकि वो आज भी क्या है, डोमिनियन स्टेटस पे। और याद रखिएगा भारत भी जो था ना, भारत भी 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 25 जनवरी 1950 तक हम भी डोमिनियन स्टेटस पर रहे इंडिया में। और अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो कंप्लीट या फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट या फिर फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो पूर्ण आजादी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, पूर्ण आजादी। डोमिनियन का मतलब क्या भैया, क्वीन से परमिशन लो, लेकिन यहाँ का मतलब है पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब अब हमने कुछ भी करना होगा सॉवरेन में क्या है कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान को 2 बार घर में घुस के मारा, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक में, एक बार एयर स्ट्राइक में, तो उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है ना। और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर मारेंगे। हमने नोटबंदी करी, हमने रानी से नहीं पूछा, ठीक है। मतलब हम यहाँ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन का मतलब है। और संप्रभुता को हमने किस दिन अपनाया था, तो याद रखना संप्रभुता को हमने 26 जनवरी 1950 को, किस दिन अपनाया था संप्रभुता को, 26 जनवरी 1950 को। और डोमिनियन स्टेटस पर है 15 अगस्त से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहा, सॉवरेन स्टेटस पर रहा, ठीक है ना, सॉवरेन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। हम लोग भी सॉवरेन रहे, संप्रभुता रहा हमारा देश, कब से लेके कब तक, तो आप कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 25 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन स्टेटस पर रहे, जबकि हम लोग सॉवरेनिटी को हमने अपनाया 26 जैन और 1950 को हमने संप्रभुता को अपनाया था, ठीक है, संप्रभुता को। और याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका सोशलिस्ट, ठीक है। और याद रखिएगा एक और चीज, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमने कहां से लिया, अगर ऐसा पूछा जाए तो ये वर्ड हमने लिया है सॉवरेन वर्ड फ्रांस के संविधान से, ठीक है ना। सॉवरेन वर्ड ये कहां से लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, तो इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। तो दिस वर्ड सॉवरेन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया संप्रभुता, जिसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसका मतलब है आधा इंडिपेंडेंस, हाफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस। और अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें भी गांधी जी, नेहरू जी जिक्र करते हैं इस बात का कि हमने डोमिनियन स्टेटस की ब्रिटिश सरकार से, वॉइस रॉय से बात करी थी और वॉइस रॉय के जवाब का हमें इंतजार है। और वहां भगत सिंह जेल में क्या कर रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। भगत सिंह साहब ये मांग रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी 1930 में क्या मांग रही थी, वो डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी।
जबकि भगत सिंह कह रहे थे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, सॉवरेन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पर। तो प्रियम्बल में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। ठीक है ना, कौन सा वर्ड है? सोशलिस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है समाजवाद। समाजवाद, ठीक है, सोशलिस्ट, समाजवादी या समाजवाद। ठीक है, और याद रखिएगा इट इज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इट इज एडेड बाय, ये देखिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था ये वर्ड, तो इट इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में लिखा। तो याद रखिएगा समाजवादी शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा। ठीक है ना, संविधान। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को याद रखिएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। अब ऐसा क्यों है, क्यों इसे लघु संविधान कहा जाता है? क्योंकि प्रस्तावना में बदलाव किया गया था। और प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी कार्ड है, समरी है, ठीक है ना, फर्स्ट पेज है। और अभी तक प्रस्तावना में याद रखिएगा कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो ओनली वन टाइम। प्रस्तावना पढ़ रहे हैं ना हम लोग, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है अभी तक। वो कौन सा हुआ है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और क्योंकि प्रस्तावना में बदलाव हुआ है तो इसीलिए इस एक्ट को लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए वैसे तो वर्ल्ड वाइड तो अगर बात करें तो एक स्कॉलर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया था सबसे पहले समाजवाद की अवधारणा। सबसे पहले एक अफ्रीकन स्कॉलर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, इन्होंने सबसे पहले दिया था समाजवाद का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में, कार्ल मार्क्स ने, जब भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह आपने पढ़ी होगी ना तो वहां पर आती है इनकी थ्योरीज, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहां आती है वर्ल्ड वाइड। सोशलिस्ट की सबसे पहले थ्योरी समाजवाद की इन्होंने दी, कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने जिस समय थ्योरी दी थी तो इन्होंने कहा था समाज में क्या होना चाहिए? सभी वर्ग बराबर होने चाहिए, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा। ठीक है ना, सभी वर्ग कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब कार्ल मार्क्स जो थे वो दूरदर्शी नहीं थे। देखो जिस समय कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी उस समय इंसान जो काम करता था अपना 2 समय का खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए करता था। लेकिन आज के समय पे आप सब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं इस समय, वीडियो भी देख रहे होंगे ये, तो आप लोग बताइए क्या आपको खाने की चिंता है इस समय? क्या खाने की चिंता है कि शाम के खाने का प्रबंध कैसे होगा? ईमानदारी से बताइए। नहीं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के सामने खाने की तो कोई लड़ाई रही नहीं। आज की डेट में जो लड़ाई है वो किस चीज की है? आज की डेट में लड़ाई हुई है खाने की, क्योंकि सबको पता है खाने का प्रबंध तो हो ही जाएगा। आज की डेट में लड़ाई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, गोल्ड, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, एलईडी, इन सब की लड़ाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लड़ाई है। तो मॉडर्न सोसाइटी के सामने कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो हो गई क्या? फेल। अब क्योंकि कार्ल मार्क्स दूरदर्शी नहीं था तो कार्ल मार्क्स की सोशलिस्ट की अवधारणा क्या हो गई? फेल हो। हालांकि अगर इंडिया में मैं बात करूं, गुड मॉर्निंग जी याचना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास कितनी देर स्टार्ट हुई है? क्लास में बस मैंने यही करवाया, सॉवरेन। ठीक है, तो बस जो बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा कुछ नहीं किया तो। ठीक है, बस इतना ही किया है, ये जो लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। एक पहला ही वर्ड है सॉवरेन, इसको हमने यहाँ पे करा है कंप्लीट, इसका मतलब समझा है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझा है साथ के साथ। और सेकंड वर्ड हमने सोशलिस्ट। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं मिस किया, आपने 5, 10, 15 मिनट क्लास छोड़ी, वो आप क्लास खत्म होने के बाद ये सॉवरेन कवर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे शॉर्टली तो मैंने आपके आने के बाद भी रिपीट कर दिया। ठीक है, शॉर्टली मैंने आपके आने के बाद भी रिपीट कर दिया था। आज मैं यही क्लास लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा कोई क्लास नहीं। पॉलिटी पढ़ाऊंगा आज भी और फ्राइडे को भी। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक बनेगा फिर सैटरडे को उसका टेस्ट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2-3 दिन इस वीक में क्लासेस हुई हैं, आज होंगी और एक क्लास फ्राइडे को होगी, है ना।
तो कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं टेस्ट भी शायद ना ले पाऊं, तो इसलिए मैंने आज ही आपकी क्लास 2 दिन अब मैं पॉलिटी की लूंगा, ठीक है। पॉलिटी में हो सकता है टेस्ट भी बना दूं मैं, फंडामेंटल राइट्स तक अगर हम पहुंच गए तो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब भारत में समाजवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। तो भारत में समाजवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो याद रखेगा महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और इसीलिए इसे गांधीयन या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना, गांधीयन समाजवाद भी कहा जाता है, गांधीयन समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। तो भारत में समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, और इसीलिए इसे गांधीयन समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे गांधीयन नहीं, आज नहीं होगी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, आज यही क्लास लो करो, आज भी और फ्राइडे को भी, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गांधीयन समाजवाद कहा जाता है। हिस्ट्री वगैरह सब मंडे से शेड्यूल कॉपी करने के साथ, ठीक, जो भी रहेगा आपका, ठीक है, मंडे से करेंगे शेड्यूल कॉपी, आज की ही। तो गांधीयन समाजवाद कहा जाता है, क्योंकि कल फिर ऑफ होगा भाई दूज है कल, है ना, कल फिर ऑफ रहेगी कल की क्लास, तो इसलिए मैंने कहा कुछ कंटिन्यूटी के हिसाब से मंडे से अच्छे से करेंगे। बाकी आज मैं पॉलिटी के 2-3 टॉपिक्स करा दूंगा, आज और कल, है ना, आज और द डे आफ्टर टुमारो की क्लास में, फ्राइडे की क्लास, ठीक है। इसलिए मैं ये करा दूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गांधीयन समाजवाद कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, भारत में समाजवाद का जो एम था, जो लक्ष्य था, द एम ऑफ सोशलिज्म टू एंड 6 एविल्स इन सोसाइटी, टू किल 6 एविल्स इन सोसाइटी। तो भारत में जो समाजवाद का लक्ष्य था, एम ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया टू किल 6 एविल इन सोसाइटी। तो भारत में जो समाजवाद का लक्ष्य था, वो समाज में से 6 बुराइयों का अंत करना था, जो गांधी जी ने किया था, 6 बुराइयों का। अब वो 6 बुराइयां कौन कौन सी थी? तो लिखिए, सबसे पहले पॉवर्टी, जिसे कहते हैं गरीबी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, जिसे आप कहते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, इसे कहा जाता है कुपोषण, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे आप कहते हैं भेदभाव, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इग्नोरेंस, जिसे आप कहते हैं लापरवाही, ठीक है, इसे कहा जाता है लापरवाही, ठीक है। अगला आता है अनटचेबिलिटी, जिसे आप कहते हैं छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। और लास्ट आता है इनइक्वालिटी, जिसे बोलते हैं असमानता, लास्ट असमानता। तो भारत में समाजवाद की अवधारणा गांधी जी ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज में से 6 बुराइयों का अंत करना, क्या? पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, डिस्क्रिमिनेशन, इग्नोरेंस, अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी। और इनमें से क्या कोई भी चीज आज की डेट में खत्म हो पाई है? ये बताइए। तो आप कहेंगे इनमें से कोई चीज खत्म नहीं हो पाई, तो भैया हम कहेंगे समाजवाद कुछ नहीं है, बेकार, हम यही कहेंगे। क्योंकि आज तक हर सरकार ये कहती है हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस चीज के ऊपर कोई काम नहीं कर पाई, है ना, ना कोई सरकार गरीबी कम कर पाई, ठीक है, इसमें से किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम कहेंगे भैया समाजवाद तो बकवास है, बेकार है ना, कोई फायदा नहीं समाज का, क्योंकि इनमें से हम आज की डेट में एक भी चीज को खत्म कर पाए, ठीक है। तो ये था सोशलिस्ट वर्ड। नेक्स्ट पर आएंगे अब, नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट के बाद सेकुलर। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर।
सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया। अब बात करेंगे इस थर्ड वर्ड की, सेक्युलर की। ठीक है, प्रस्तावना का तीसरा वर्ड है सेक्युलर। इसका इसे हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, या फिर इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। ठीक है, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब इसका मतलब क्या, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे ना, बुक्स, तो बुक्स में लिखा क्या गया है इस वर्ड को लेकर के? ये वर्ड आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। इसमें बुक्स में लिखा गया है इस वर्ड को लेकर। और याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है ना सेकुलर, ये भी याद रखिएगा, इट वाज एडेड बाय, इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, सेकुलर शब्द को। ठीक है, तो इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान में ऐड किया गया था। इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, तो सेकुलर शब्द को भी 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्युलर वर्ड को क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, अगर आप इस वर्ड को पढ़ते हैं तो सारी बुक्स में एक जैसा आंसर दिया गया है सेकुलर वर्ड का। क्या दिया गया है कि ऐसा देश जिसमें क्या हो, जिसमें राज्य जो है वो सभी धर्मों के मामले में निष्पक्ष होता है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अब राज्य किसको कहा गया? तो राज्य आप जानते हैं आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ। ठीक है ना, भारत को ही राज्य कहा गया। राज्य का मतलब स्टेट्स नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्य का मतलब है भारत, क्योंकि भारत को ही क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। आर्टिकल 1 आपने पढ़ा होगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा लिखा गया। ठीक है, तो क्या कहा गया है? तो इसमें बुक्स में लिखा गया है कि ज्यादातर मैक्सिमम बुक्स के अंदर कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है ना, और राज्य सभी धर्मों के मामले में निष्पक्ष है, मतलब भारत जो है वो सभी धर्मों के मामले में क्या है, निष्पक्ष है। जैसे कि आप ईरान जाएंगे, ठीक है ना, कुवैत जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, सब इस्लामिक कंट्रीज है, इस्लामिक नेशन है। ऐसे भारत को क्या हिंदू कंट्री कहा जाता है? जबकि यहाँ की 80% प्लस पॉपुलेशन क्या है, हिंदू है। ठीक है, तो क्या भारत को कहा जाता है कि भारत हिंदू कंट्री है? नहीं, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर का मतलब अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके देखते हैं ना, तो सेकुलर का मतलब उसमें दिया गया है ऐसा देश जिसमें एब्सेंस ऑफ रिलीजन क्या हो, एब्सेंस ऑफ रिलीजन। तो वो देश, वह देश जिसमें धर्म की अनुपस्थिति है। ठीक है ना, ऐसा देश जिसमें धर्म की क्या हो, अनुपस्थिति हो। ठीक है, उस देश का मतलब क्या होता है, सेकुलर। उस देश को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। अब भारत जैसे देश में धर्म की अनुपस्थिति, क्या हो सकता है ऐसा? बताओ, हो ही नहीं सकता। कुछ भी होता है तो सबसे पहले हे भगवान, आए भगवान, है ना। हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप जानते ही है ना। भाई पेपर क्लियर नहीं हुआ तो कहेंगे यार भगवान ने चाहे, भाई मेहनत हम लोगों ने नहीं करी, और जिम्मेदारी किसको दे देंगे? भगवान को। हमारा टीजीटी का या हमारा जेबीटी का या हमारा क्लर्क का या हमारा पुलिस का कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? यार भगवान ने नहीं चाहा क्लियर होगा। जब भगवान चाहेगा तब। भाई मेहनत तो हम लोगों ने नहीं की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? भगवान को दे दी, है ना। वैष्णो देवी नहीं गए तो माता ने नहीं बुलाया, भाई गए हम लोग नहीं, और जिम्मेदारी किसको दे दी? माता को दे दी, कि माता ने नहीं बुलाया इसलिए नहीं हम लोग गए। हज पे नहीं गए तो भैया अल्लाह ने नहीं बुलाया। समझ रहे हैं इस बात को? तो कहने का मतलब है कि इंसान जो है ना, वो भगवान का इस्तेमाल किस लिए करता है? अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए करता है इंसान। ठीक है, तो वैसे तो भारत में धर्म की अनुपस्थिति है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आज की डेट में भी आप जानते हैं भगवान श्री राम के नाम पर वोटें मांगे जा रही है ना, तो धर्म की अनुपस्थिति कैसे हो सकती है ऐसे? आप, भारत एक ऐसा देश है, इसमें आप लोगों से उनकी किडनी मांग लो, वो आपको अपनी किडनी दे देंगे, लेकिन या धर्म की बात मत करो। धर्म के लिए तो लोग अड़ जाएंगे, मरने मारने को तैयार हो भारत में। ठीक है, तो हालांकि सेकुलर मतलब, इसलिए आप देखते हैं भारत में बहुत कुछ नेशनल मिलेगा। नेशनल बर्ड है भारत का, ठीक है, सब कुछ है। नेशनल बर्ड भी है, नेशनल एनिमल भी है, नेशनल ट्री भी है, नेशनल फ्लावर भी है, सब कुछ है। लेकिन
क्या नेशनल रिलीजन है भारत का, कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो कोई नहीं सकता, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है ना। ऐसा देश जिसमें धर्म की अनुपस्थिति, ठीक है ना, ऐसा देश जिस देश में धर्म की क्या हो, एब्सेंस हो, रिलीजन ऑफ एब्सेंस, ठीक है। और भारत में हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी सेकुलर का मतलब तो यही है। अच्छा, कार्ल मार्क्स से पूछा गया, कार्ल मार्क्स फिर आया एक बार, यहां पर भी आया कार्ल मार्क्स से पूछा गया व्हाट इज रिलीजियन। तो कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, कार्ल मार्क्स ने कहा रिलीजियन इज ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजियन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो रिलीजन क्या है? तो धर्म लोगों का क्या है, अफीम है। क्या है? अफीम, ओपियम। तो धर्म क्या है लोगों का? अफीम है, लोगों का नशा है भाई साहब। और ये नशा भाई साहब ये नहीं छू सकता, ये ऐसा नशा है ना। कहीं देखे होंगे आपने लोग सत्संगीज वगैरह, सुबह उठ के इतना बड़ा टीका लगा लेंगे, टीवी के सामने बैठ जाएंगे बस भजन कीर्तन लगा के, और सुबह से शाम तक एक ही चीज के लिए, है ना। समझ रहे बात को? तो धर्म क्या है? धर्म लोगों का नशा है और कुछ, ठीक है। ये स्टेटमेंट कही थी कार्ल मार्क्स से, जब उससे पूछा गया सोशलिज्म की अवधारणा देने के बाद, सबसे पहले सोशलिज्म की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स से जब पूछा गया व्हाट इज रिलीजन, तो इन्होंने कहा कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मास, ठीक है। तो धर्म जो है वो लोगों का क्या है? नशा है, अफीम है, एक नशा है, भयंकर नशा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकुलर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पर आएंगे, नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। ये हो गया सेकुलर, आई होप आपको समझ में आने होगा सेकुलर का मतलब। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका चौथे नंबर पर, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है जिसे आप लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, ठीक है ना, लोकतंत्र। तो इसका मतलब क्या है शब्द का? इट इज अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, देखो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? तो लोकतंत्र की सबसे पहले अवधारणा याद रखेगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि इन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है ना। कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए, ऑफ का मतलब है के लिए, ठीक है ना, सॉरी जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। तो जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, ये इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है ना। कि लोकतंत्र में सरकार जनता से, जनता के ही लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सबसे पहले लोकतंत्र की अवधारणा अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, लिंकन साहब। इन्होंने सर्वप्रथम लोकतंत्र की डेफिनेशन बताई थी, लोकतंत्र की अवधारणा दी थी इस पूरे विश्व को, अब्राहम लिंकन साहब ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा था इन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द, लोकतंत्र में सरकार जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इट इज अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज अ कंट्री, इट इज अ कंट्री वेयर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड by the people and where all the citizen has right, where all the citizens has right to, has right to take part in elections, in elections। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना, इट इज अ कंट्री। तो लोकतंत्र एक ऐसा देश है जहां सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? इलेक्टेड बाय, जनता के द्वारा। क्या होती है इलेक्टेड बाय का मतलब होता है निर्वाचित। तो लोकतंत्र एक ऐसा देश है जहां सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जहां के प्रत्येक या सभी नागरिकों को, सिटीजन्स का मतलब क्या है? नागरिक,
जहां के सभी नागरिकों को क्या है, अधिकार होता है निर्वाचन में भाग लेने का, निर्वाचन में भाग लेने का। अब आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, कब है, तो 12 नवंबर को इलेक्शन में है। तो आप सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है ना इसमें। तो ऐसा ही अब हम राज्य की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो हमें अधिकार है वोट डालने का। और जब हम केंद्र की सरकार बनाते हैं ना, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा से केंद्र सरकार बनती है, जब लोकसभा से के इलेक्शन होते हैं जो कि 2019 में हुए थे, अब 2024 में होंगे, तो तब भी हमें अधिकार था वोट डालने का। और हमारी जो कोटा कॉन्स्टिट्युएंसी है, ये शिमला कॉन्स्टिट्युएंसी के अंतर्गत आता है, जिसमें सुरेश कश्यप जी बीजेपी से क्या है, एमएलए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वहां भी हमने वोट डाला था सुरेश कश्यप जी को। और अब भी हम कोटा साहिब से हमारे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी खड़े हैं, और 8-10 कैंडिडेट्स और भी खड़े हैं इस बार तो, ठीक है। तो हम अपना वोट डाल सकते हैं। तो सरकार बनाने में हम प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो निर्वाचन में क्या ले सके, भाग ले सके। इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा, ठीक है। कि जहां सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित हो और जनता को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेने का, हैज राइट टू टेक पार्ट, भाग लेने का क्या हो, अधिकार, ठीक है ना। तो ऐसा देश, तो लोकतांत्रिक देश वह देश है जिस देश में सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है और वहां के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह निर्वाचन में भाग ले सके, ठीक है ना। और वहां के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वह निर्वाचन में, सरकार के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। अब एक बात बड़ी अच्छी, अब मैंने जिन अपने टीचर से ये टॉपिक पढ़ा था ना, प्रियम्बल वाला, रियलिटी बताऊं 2015 की बात, जब मैंने टॉपिक पढ़ा था अपने एक टीचर से, तो उन्होंने कहा था मुझे, हमें बताया था जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे, कहा कि जो डेमोक्रेसी का फॉर्मूला है कि डेमोक्रेसी इज कंट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल या बाय द पीपल, ये फॉर्मूला अमेरिका यूरोप तक तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन भारत तक आते आते जो है ना, भारत तक आते आते लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की, कहते हैं कि कमर लड़खड़ाती है। और डेमोक्रेसी भारत में आते आते ऑफ से तो भैया ऑफ हो जाती है, ठीक है ना, फॉर से ये फार हो जाती है, और बाय से ये बाय, ठीक है ना, बाय से क्या हो जाती है, बाय। अब भैया जिस देश में सरकार जो है वो रॉयल स्टैग की बोतल के आधार पर बनती है। आज इलेक्शन हो रहे हैं जगह जगह, जानते हैं आप, शराब पिलाई जा रही, जानते हैं ना चीज, कितनी शराब बांटी जाती है इलेक्शन में, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि गांव में जो प्रधान साहब होते हैं, उनके पास इलेक्शन से 2 दिन पहले रुपयों का बैग भर के आता है। प्रधान साहब क्या करते हैं, उस पैसे से भाई साहब शराब मंगवाते हैं, ठीक है ना, और लोगों के लिए खाना बनवाते हैं, अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्हें शराब पिलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, खातिरदारी उनकी की जाती है, और उसके बाद उन्हें जातिवाद के नाम पे भड़काया जाता है कि तुम्हारी जात वालों के साथ या हमारी जात वालों के साथ कैसा किया उन्होंने, इस बार हम जीत के उनसे बदला लें, जातिवाद के नाम पे भड़काएं, ठीक है। और इस तरह से आपसे बड़गला के वोटें ले ली जाती हैं अगले दिन। तो इस तरह से तो देश की राजनीति चलती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप तक तो अच्छी चली, लेकिन भारत तक आके ये ऑफ से ऑफ होगी, और से फार होगी, और बाय से बाय होगी। अब आप जानते हैं कितना पैसा बढ़ता है, लोग आजकल कैश तक देते हैं पहली रात, इलेक्शन से पहली रात कोई सोता नहीं है, जो बंदा खड़ा होता है ना, वो पूरी रात पैसा बांटता है, उसे पता होता है कि जहां जहां मुझे वोटें नहीं मिलनी है वहां वहां वो पैसे बांटता है, समझ रहे हैं बात को। तो लोकतंत्र इंडिया में आकर के तो भैया बड़ा खराब होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनता को लुभाने के लिए पता नहीं कितनी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो भैया हम ओपीएस लागू कर देंगे, कोई कहता है, ठीक है, कोई कहता है हमारी सरकार बनते ही हम 1 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे, जैसे कि कांग्रेस कह रही है ना। तो जब अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं वोट्स लेने के लिए, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर 5 साल में हमें अधिकार मिल रहा है एक सरकार बदलने का, ठीक है ना। और हमें अपने जो हमारा राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, उसे बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ये नहीं कि जात के नाम पर वोट डालें, देखो एजुकेटेड होने का तो कोई फायदा ही नहीं अगर आप जात के नाम पर वोट डाल दें, कोई फायदा नहीं है कि हमारी जात, ठीक है ना। ऐसे बंदे को जिताओ जो जनरली डिजर्व करता हो उसको, ठीक है ना, ना कि, ठीक है, जात के नाम पर वोट देंगे तो कुछ नहीं हो, ठीक।
चलो, अब ये डेमोक्रेसी भी जो होती है ना, डेमोक्रेसी भी मैं आपको बताऊं तो दो तरह की होती है डेमोक्रेसी। तो ये लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दोनों में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है। तो देखो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है, मान लीजिए आपने सरकार बना ली 5 साल के लिए, जैसे कि भारत में 5 साल के लिए सरकार बनती है, यूएसए में जाएंगे वहां 4 साल के लिए बनती है, हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम, ठीक है। अब आप नॉर्थ कोरिया में चले जाएंगे तो भैया वहां पे तानाशाही चलती है, वहां कुछ और ही सिस्टम चलता है, वहां इलेक्शन होते हैं 5 साल में, लेकिन वहां पे जो वहां का शासक है ना, किम जोंग उन, वही खड़ा होता है और वही जीतता है, इकलौता ही है, मतलब समझ गए, उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही वहां खड़ा हो सकता उसके खिलाफ, तो जीतना उसे, मतलब वो एक तरह से लोकतंत्र है, अभी वोटिंग भी हो रही है लेकिन जीत, ठीक है, वो तानाशाही, ठीक है। यूएसए में 4 साल के लिए बनता है, इंडिया में आप जानते हैं कि 5 साल के लिए सरकार बनती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए सरकार चुन ली, उसके बाद सरकार को मान लीजिए बीच में कोई नियम लागू करना है देश में, तो पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, और फिर जनता बताएगी कि ये चीज लागू होगी या नहीं। मान लीजिए सरकार को नोटबंदी करना, तो सरकार को जनता के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि हम नोटबंदी करना चाहते हैं, फिर जनता बताएगी कि नोटबंदी करी जाए या ना करी जाए, उस पर भी इलेक्शन होगा, उस पर भी पोलिंग होगी, वोट्स डलेंगे, फिर जनता अगर कहेगी कर दो तो करी जाएगी, नहीं तो नहीं करी जाएगी। जीएसटी लागू करना है तो जनता के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कि डिसीजन मेकिंग में भी जनता से पूछा जाएगा, इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार आपने चुन ली एक बार, और अगले 5 साल सरकार अपने बिहाफ पे आपके लिए फैसले लेगी। तो अब मुझे बताओ कि भारत में कौन सा लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, इतना बताओ, ठीक है, कि भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम्म। इसका मतलब है सरकार को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जनता के सामने प्रस्ताव रखना है, फिर जनता डिसाइड करेगी कि वो होगा या नहीं। इसका मतलब है आपने सरकार चुन ली और अगले 5 साल के लिए सरकार आपके बिहाफ पे अपने आप डिसीजन लेगी, आपसे कुछ नहीं पूछे। बताओ, अब भारत में कौन सा लोकतंत्र है। हाँ, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र, है ना। और डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी विश्व में एकमात्र देश, याद रखेगा, स्विट्जरलैंड, कहाँ आई थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड में आया, बाकी कहीं नहीं है, ठीक। अब भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, भाई आपने सरकार चुन ली, मोदी जी ने कृषि कानून लाने से पहले पूछा आपसे, नहीं पूछा, वापस लेने से पहले पूछा आपसे, नहीं पूछा, नोटबंदी करने से पहले पूछा, नहीं पूछा, जीएसटी लागू करने से पहले पूछा, नहीं, या कुछ भी करने से पहले पूछते हैं, नहीं पूछते, ठीक है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। आपने सरकार चुन करके दे दी और उसके बाद सरकार अगले 5 साल में जो बनाएगा वो करेगी, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी याद रखिएगा, अब ये कहाँ मिलेगी, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जापान, सब में मिलेगी, ठीक है ना। इंडिया में मिलेगी, यूएसए, जापान, पाकिस्तान, इन सब देशों में कैसी मिलेगी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना, इंग्लैंड, यहाँ पर, ठीक है, इन सारे, ठीक है। और डायरेक्ट एकमात्र देश स्विट्जरलैंड। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना, ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक देश में तो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी होती है, प्रेसिडेंशियल, याद है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक वो देश होते हैं जिसमें होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक में तो होती है राष्ट्रपतीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार, ठीक है। और दूसरी में होती है संसदीय सरकार, ठीक है, दूसरी में कैसी होती है, संसदीय सरकार।
अब राष्ट्रपतीय सरकार में क्या होता है, राष्ट्रपतीय सरकार में याद रखिएगा केवल देश में एक हेड होता है, देश का केवल एक ही प्रमुख होता है, और वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट खुद क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, एक ही हेड होता है और वो कौन होता है, राष्ट्रपति। इसीलिए यूएसए के अंदर आपको कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता, यूएसए के अंदर सिर्फ कौन मिलता है, प्रेसिडेंट मिलता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होते हैं, दो हेड होते हैं, देश के दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल होता है नाम मात्र, और एक रियल हेड होता है। रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, ठीक है ना, और नॉमिनल हेड तो इंग्लैंड में उसे क्वीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्वीन। भारत में उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है ना। जापान में जाएंगे तो उसे एम्परर कहा जाता है, ठीक है ना, वो नाम मात्र होता है, नाम मात्र, और ये रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो यूएसए में अब आप पूछोगे ना कि सर यूएसए में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता, कभी भी आपने सुना होगा कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी किससे मिलेंगे, डोनाल्ड जे ट्रम्प से मिलेंगे, कहाँ के प्रेसिडेंट है, यूएसए के, या फिर आजकल तो जो बाइडन है वहां के प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब वहां पे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता, क्योंकि यूएसए के अंदर कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक ही हेड होता है, कौन, राष्ट्रपति। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की सरकार कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। ऐसी सरकार आपको कहाँ मिलती है, यूएसए में मिलती है, ठीक है। ऐसी सरकार आपको कहाँ मिलेगी, संसदीय सरकार आपको कहाँ मिलेगी, तो आप कहोगे ऐसी सरकार हमें इंडिया में, ऐसी सरकार हमें इंग्लैंड में मिलेगी, ऐसी सरकार हमें जापान में मिलेगी, ठीक है। इस तरह की सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म पर, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। जल्दी से बताओ, लोकतंत्र, लोकतंत्र में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई अभी। लोकतंत्र में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया आपको, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये हुई आपका। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, प्रियम्बल का फिफ्थ वर्ड, लास्ट वर्ड। इसका मतलब गणतंत्र या गणराज्य होता है, ठीक है ना, गणराज्य, ये वर्ड बहुत बार सुना हो, गणराज्य, ठीक है, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक इस शब्द को भी याद रखिएगा कि फ्रांस के संविधान से लिया गया, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। इस शब्द को भी याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से लिया, ठीक है। कहाँ के संविधान से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान, ठीक है ना। सर नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव में हमेशा अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नॉमिनल और रियल है तो अलग अलग ही। प्रधानमंत्री का पावर, तभी सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो उसमें देख लेना आप कि राष्ट्रपति की क्या पावर है, राष्ट्रपति के काम क्या होते हैं। राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारी पावर, नाम मात्र की शक्ति है, लेकिन क्योंकि आर्टिकल जो 74 है ना इंडिया का, आर्टिकल के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 74, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति का खुद का अपना कोई विवेक नहीं, और राष्ट्रपति को हर चीज के लिए जो है ना, वो किससे पूछना पड़ता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से, मंत्री परिषद की सलाह पर देश का राष्ट्रपति काम करता है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर से बाहर राष्ट्रपति हो ही नहीं सकते, है ना। ये आर्टिकल 74 में क्लियर, ठीक है। हाँ, एग्जीक्यूटिव के बिल्कुल दो हेड है, एक रियल हेड है और एक नॉमिनल हेड है, तो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है एग्जीक्यूटिव के, ठीक है ना, और राष्ट्रपति साहब नॉमिनल है, समझ रहे हैं बात को। क्या जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे हम आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो सिर्फ प्रेम्बल ही पढ़ रहे हैं, आएगा सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो रिपब्लिक गणराज्य, देखो अब एक बात मैं बता दूं, दुनिया के कुछ देश ऐसे जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जो कि डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो रिपब्लिक है लेकिन डेमोक्रेटिक है। लेकिन भारत की अच्छी बात यह है कि भारत जो है ना, वो डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक, ठीक है ना।
देखो डेमोक्रेटिक को सबसे पहले पहचानते कैसे हैं डेमोक्रेसी किसी देश में, डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी बात रह गई, डेमोक्रेसी किसी भी देश में है, उसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बाई पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाई पार्टी या मल्टी पार्टी। मतलब जब आप सरकार चुनते हैं तो कम से कम बाई पार्टी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, दो पार्टी, और मल्टी मतलब बहुत सारी, बहु पार्टी। तो मिनिमम दो पार्टियां होना चाहिए कम से कम, हम लोगों के पास, नागरिकों के पास अगर वोट देंगे तो दो ऑप्शन तो हो। अगर मान लो एक ही बंदा, एक ही पार्टी खड़ी होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसी पार्टी ने जीतना है, तो इसमें लोकतंत्र कहां से हुआ? इसमें तो लोकतंत्र नहीं है। जैसे आप चाइना में जाएंगे, चाइना में जाएंगे तो चाइना में भैया एक ही पार्टी है, कौन सी? पीपीसी, जिसे आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, और इसी के दम पे आप जानते हैं शी जिनपिंग वहां के कितने समय से क्या बने हुए? प्रेसिडेंट बने चाइना के। ठीक है ना, शी जिनपिंग, क्योंकि वहां एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना। तो डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई, नहीं हुई ना, क्योंकि एक ही पार्टी है चाइना में। लेकिन भारत में कितनी पार्टी? भारत में 22 है, मल्टी है? भारत में भाई साहब इस समय इलेक्शन कमीशन में 73,000 प्लस पार्टियां रजिस्टर्ड है, 73,000 प्लस। राखी सावंत ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा रखी। समझ रहे बात को? राखी सावंत ने भी अपनी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा रखी है। अब समझिए इस बात को। तो लोकतंत्र को पहचानेंगे बाई पार्टी या मल्टी पार्टी। ठीक है ना, देश में मिनिमम दो पार्टी और या फिर बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए जिसके बीच में निर्वाचन हो और हमें अधिकार मिले दो में से या 10 में से या 50 में से किसी एक को चुनने। इसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, चलो ये तो बात होती है। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। ठीक है ना, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? यहां पर होता है सरकार का इलेक्शन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सरकार का इलेक्शन। यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, कि जो देश का हेड है, और हेड कौन होता है? प्रमुख जो होता है देश का, वो राष्ट्रपति कहलाता है। कितनी बार क्वेश्चन आता है हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री, तो क्या आता है इसका आंसर? राष्ट्रपति। स्टेट गवर्नमेंट का पूछा जाता है तो राज्यपाल आ जाता है। ठीक है ना, तो क्या आ जाता है? गवर्नर आ जाता है। ठीक है ना, हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट है, इंग्लैंड में क्वीन है। कौन है? क्वीन है। ठीक है ना, तो हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। तो जो हेड ऑफ द कंट्री है उसका क्या होगा? उसका निर्वाचन, निर्वाचन। अब एक बात मुझे बताओ, अब इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में फिक्स होता है कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद उनका बेटा प्रिंस चार्ल्स ही जो है ना वो राजा, प्रिंस चार्ल्स के बाद जो है वो प्रिंस विलियम्स ही क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। प्रिंस विलियम्स के बाद प्रिंस हैरी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे वहां पे। मतलब इंग्लैंड एक ऐसा देश है कि जहां बच्चा जब माँ के वॉम्ब में, माँ के पेट में, माँ के गर्भाशय में होता है, उसी समय बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आने वाला क्या होगा? किंग या क्वीन होगा। ठीक है ना, किंग होगा या क्वीन होगी, ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब वहां पर जो रानी या राजा की पोस्ट चलती है वो बाय डिसेंट चलती है, वंश से चलती है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। ठीक है ना भाई, आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम राष्ट्रपति की पोस्ट पर, अगले कौन होंगे कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। भाई प्रणब मुखर्जी साहब थे एक समय पे भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद कौन थे कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, जब तक चुन के नहीं आ जाते। तो अगले कौन बने थे? रामनाथ कोविंद साहब बने। ठीक है ना, उसके बाद कौन बनी? तो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी के रिटायर होने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी। अब द्रौपदी मुर्मू जी के बाद अगला कौन होगा बता सकते हो? नहीं बता सकते। जबकि इंग्लैंड में बच्चा जब माँ के गर्भाशय में होता है, बॉम्ब में होता है, उसी समय उसे राजा या रानी डिक्लेयर कर दिया जाता है, अपकमिंग। ठीक है ना, तो इंग्लैंड में रिपब्लिक हुआ? तो इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं हुआ। ठीक है ना, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। जबकि डेमोक्रेटिक है तो आप कहेंगे हाँ डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है ना, और एक और पार्टी है, तो दो पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। चाइना की मैं बात करूं, चाइना रिपब्लिक है तो हाँ भाई बिल्कुल रिपब्लिक है। अब शी जिनपिंग जो है ना, उनकी पोस्ट कोई वहां पे फिक्स नहीं है तो भी वही अपनी पार्टी के दम पे वही बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बाद उनका बच्चा चलेगा, वंशवाद नहीं है वहां पे। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक है नहीं है, क्योंकि अभी भी तो बताया कि वहां पे एक ही पार्टी है, कौन सी? पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन भारत की बात अच्छी है कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक के साथ साथ डेमोक्रेटिक, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। ठीक है ना,
जबकि आपने देखा इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है। चाइना देखा रिपब्लिक है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन इंडिया दोनों ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रिपब्लिक का मतलब क्या कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत, ठीक है ना। इसका मतलब है राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत वंशानुगत नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगले कौन होंगे ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये कोई नहीं बता सकता, तो जल्दी बताएंगे। ऑल क्लियर यहां तक? ये हो गई आपकी प्रियम्बल खत्म, ठीक है। ये प्रियम्बल खत्म हो चुकी है आप। प्रियम्बल में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, ठीक है। प्रियम्बल कंप्लीट करवानी है। बताइए अगर कोई डाउट है प्रियम्बल से रिलेटेड। ऑल क्लियर है ना? अब मैं जरा